अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एशिया कप का फाइनल कल भारत की जीत के साथ तो पूरा हो गया, लेकिन यही एशिया कप एक कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ और एक कंट्रोवर्सी के ऊपर ही ख़त्म हुआ। हैंडशेक ना करने का सिलसिला इस एशिया कप के आगाज़ से शुरू हुआ और एशिया कप का इख्तिताम ट्रॉफी ना लेने के ऊपर जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन क्या ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स यही डिज़र्व करती थी? क्या भारतीय टीम की जानिब से जो हरकत की गई कि जनाब मोहसिन नकवी साहब से हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसने खेल को कितना दागदार किया, इसने भारतीय टीम की जो एक इज्जत थी पूरी दुनिया में उसको किस तरह तार तार किया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये जो रिवायती हटदर्मी है, एक नई आदत जो एक जिद्दी बच्चे की उन्होंने बना ली है, ये कितनी देर आगे इसी तरह ही चलेगी? क्या पूरी दुनिया के जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो इस किस्म की बचकाना किस्म की हरकतों के पीछे चलते रहेंगे? क्या भारतीय टीम या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि हम फलां से हाथ मिलाएंगे, फलां से हाथ नहीं मिलाएंगे, इसके साथ तस्वीर खींचेगी, उसके साथ नहीं खींचेगी, इससे हाथ मिलाएंगे, उससे हाथ नहीं मिलाएंगे? या क्या अब एक ऐसा तरीकाकार होगा कि ये जिससे भी खेलना चाहेंगे, ये जिससे भी मिलना चाहेंगे, ये जिससे भी गुफ्तगू करना चाहेंगे, पहले उसे कहेंगे कि अपना आईडी कार्ड चेक कराओ, हम देखेंगे क्या ये नादरा से इशू हुआ है या किसी और मुल्क से ये आईडी कार्ड इशू किया गया है। और दूसरी बात ये कि यही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव जो ये कहते रहे कि जनाब हम मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ 15 दिन पहले उसी मोहसिन नकवी से वो हाथ भी मिलाते हैं, खिलखिला के हंसते भी हैं। ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें कोई रंजिश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर पर ऐसा 2 हफ्ते के अंदर क्या हुआ? क्या भारतीय मीडिया का जो प्रेशर था वो सूर्य कुमार यादव बर्दाश्त नहीं कर सके और अल्टीमेटली उन्हें अपनी पोजीशन से एक यू टर्न लेना पड़ा और बिला वजह की एक नफरत जो है वो अपने अंदर पैदा की गई? मजीद इस पर बात करेंगे। 2 सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नुमान नियाज साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मिर्जा साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, आपकी हिस्ट्री है, आपने तारीख में बहुत से इवेंट्स कवर किए हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, एक कंप्लीट हिस्ट्री है आपके पास। इतना रिडिकुलस, इतना तलखियों से भरा हुआ टॉक्सिक माहौल में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई कप जो है या कोई टूर्नामेंट इस तरह मुनक्किद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी कोई 32-33 बरस से मैं सारे इवेंट्स कवर कर रहा हूं, लेकिन आज तक नहीं देखा किसी टूर्नामेंट के फाइनल में कोई टीम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ट्रॉफी ना लेने आए। और जिस अंदाज से भारतीय खिलाड़ी घास पर पोडियम के सामने ही बैठे हुए थे और सेल्फियां बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और वहां पोडियम पर जो डिग्नेटरीज थी वो इंतजार कर रही थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनको पीछे से कहीं से लाइन मिली हुई थी हुकूमत की तरफ से। मुंबई में जो BCCI का हेडक्वार्टर है, हालांकि वहां इलेक्शन भी हुए, 28 तारीख को BCCI का नया सदर आ गया, लेकिन जिस तरीके से सियासत में मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि यह क्रिकेट के लिए एक इंतहाई स्याह दिन था कि इस तरह की कोई हरकत जो की है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, चले आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप विनर हैं, आप ट्रॉफी नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में जब से मंसूर 2014 से नरेंद्र मोदी की भारतीय हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने 2012-13 में भारत का व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए दौरा किया था। टेस्ट सीरीज 2007 में 18 साल पहले भारत गए थे खेलने। लेकिन जिस अंदाज से मोदी हुकूमत क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है अपने लोगों के लिए, अब आप देखें ना कि वहां मुखालफत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कपिल देव का बयान आया, बेशुमार लोग को जो वहां सुलझे हुए लोग हैं वो इस बात के खिलाफ हैं कि ये आप क्रिकेट को सियासत में धकेल लें और इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। बड़ी जगहसाई हो रही है। अब देखना ही है कि आगे दीगर ममालिक क्या इसके हवाले से अपना लाए अमल तय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नुमान साहब, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च कर रहा था कि जाहिर बात है ये आपकी अगर मुल्क की पॉलिसी है, आपके बोर्ड की पॉलिसी आपने बनवाई है, जाहिर बात है इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है, जिस तरह मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि ये भारतीय हुकूमत की जानिब से डेफिनेटली आई हुई है। मैंने बाकी स्पोर्ट्स को चेक किया। अभी पिछले दिनों जो है वो अंडर 17 फुटबॉल की चैंपियनशिप हुई सैफ की, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाई फाइव्स कर रहे हैं, दीगर जगहों के ऊपर हैंडशेक्स हो रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली क्रिकेट के ऊपर जो है ये क्यों, ICC इवेंट्स के अंदर जो है वो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? डॉक्टर साहब मंसूर यार, ये मैं पूरे दिन से ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सो वेरी हैप्पी दैट आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बाय वर्च्यू ऑफ उनका इतना क्लाउड है, फाइनेंशियल जगरनॉट्स है, 76%
ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है आईसीसी का, वो जनरेट होता है फ्रॉम इंडिया। ठीक। अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई। दूसरा ये है कि दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। उसके बाद तीसरी चीज आती है, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग $12 बिलियन का ब्रांड है। और अगर आपको ये पता हो, आपने फीफा का जो तस्करा है वो ये है कि फीफा एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक। और गवर्निंग बॉडी की लेजिस्लेशन जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जो आईसीसी है ये फुल मेंबर, जो कंट्रीज हैं जो उनके मेंबर्स हैं उनके वोट पे चलती है। सो टेक्निकली इंडिया भी उतना ही पावरफुल है एक वोट के साथ जितना पाकिस्तान है या आयरलैंड है या अफगानिस्तान है। ठीक। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमें सोचने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जिनके पास राइट ऑफ वीटो होता था, इंग्लैंड, वो हमने हटवाया था 1969-70 में। लेकिन उसके बाद से जो मेन जो कस्टोडियंस हैं, बेसिकली ओरिजिनेटर्स हैं गेम के, वो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। सब्सिक्वेंटली वेस्ट इंडीज तो खैर आजकल कहीं पे भी नहीं है, और वो आए थे न्यूजीलैंड। तो अब उसमें ये है कि ये लोग इनके टेल्समैन बन गए हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स विच दे सी। ठीक। बट नाउ ये जो कल हरकत हुई है, इस पे मैं एक बात करूंगा कि देखें, इंडिया जो है वो कस्टोडियन नहीं है क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो ओनर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। ठीक। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, और इनको भी पता लगना चाहिए कि आज पाकिस्तान है, कल आप भी होंगे, बिकॉज नाउ दे आर एक्चुअली ट्विस्टिंग एंड इवन ये कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं लॉज ऑफ आईसीसी का, कोड भी कॉन्ट्रावीन खुद कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं। ठीक। ये दो चीजें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे शुड ऑल्सो रियलाइज इंडिया कि आजकल तो उनकी चलो वो क्रिकेटिंग की बूमिंग इकोनॉमी है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउसेस जितने हैं, जितने एक्विजिशन वाले हैं, जितने मीडिया हाउसेस हैं, राइट्स एक्वायर करने वाले, वो सारे इंडियंस हैं, मान लिया हमने। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख के वायलेशन शुरू कर दें कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। तो अब ये जो इंडिया ने कल किया है, ये ग्रॉस वायलेशंस हैं ऑफ आईसीसी कोड 2.1.1, 2.1.2। उसके बाद इनका जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके जो एक क्लॉज है 2.10A आईसीसी का, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर द डायरेक्टर्स की वायलेशन है। और ये सिर्फ आपने गेम को वो जो कह रहे थे ना हमेशा कि स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं डैमेज किया, आपने डीमीन नहीं किया किसी ऑफिस को। मोहसिन नकवी वाज नॉट देयर एज मोहसिन नकवी, वाज देयर एज चेयरमैन ऑफ द एसीसी। तो आपने एसीसी के ऑफिस की चेयर को डीमीन किया है। और उसके बाद सूर्य कुमार पे इतनी सारी वायलेशंस लगती हैं। बीसीसीआई ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने जो ट्वीट की है, दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रावीनिंग टू द आईसीसी जो है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि उन्होंने political interference की in the governance of ICC. So at the end of the day, this is a very serious issue. This is not only political. This is not restricted to Pakistan, animosity between India and Pakistan. This is going to kill इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये ट्रेंड जो है बहुत ही तबाहकुन बन गया है। एंड अब एक और चीज़ चाहिए पाकिस्तान को, पीसीबी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को, एसीसी करे, दे शुड राइट टू कॉमनवेल्थ, दे शुड राइट टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कि यार इंडिया ने बिड किया हुआ है 2030 की कॉमनवेल्थ गेम, तो 2036 की ओलंपिक्स के लिए, तो भाईजान ये करते हैं, ये इनकी स्पिरिट है और ये इनकी इंटेग्रिटी है, स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी। चले, मैं लेट्स नाउ टॉक अबाउट के फाइनल मैच के हवाले से मिर्जा साहब मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। मेरी नज़र में सर मैं कम से कम जाहिर बात है एक अदना सा आपका स्टूडेंट हूं, मेरी नज़र में सर 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे पाकिस्तान मैच जो है वो उसके हाथ से निकला। एक, आपने बैटिंग के दौरान जो है पहले 10 ओवर और दूसरे 10 ओवर का अगर मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले लग रहा था पाकिस्तान की टीम खेल रही है और दूसरे 10 ओवर में लग रहा था पाकिस्तान का कोई क्लब खेल रहा है। और उसके बाद जो आपने हारिस रऊफ को, अच्छे भले स्पिनर्स खेल रहे थे, आपने हारिस रऊफ को ओवर दिया, वहां से आपका बेड़ा गर्क हो गया, पूरा मैच आपके हाथ से निकल गया। 10.5 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, लेकिन तब तक मैच का बेड़ा गर्क हारिस रऊफ ने कर दिया। आपकी नजर में क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं जहां पे पाकिस्तान हारा? देखिए मंसूर, 13वें ओवर में 113 पे एक खिलाड़ी आउट था पाकिस्तान का, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 190 तो क्रॉस कर ही लेगा जिस तरह से हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी टीम स्कोर में मजीद 9 खिलाड़ी सिर्फ 33 रन के इजाफे के बाद आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपके कप्तान की वजह से मिडिल ऑर्डर आपका डिस्टर्ब है। कप्तान कभी चौथे पे जाता है, कभी 5वें पे जाता है, कभी हुसैन तलत को भेजता है, साइम अयूब को नीचे ले आता है, और स्टेबिलिटी नहीं थी। और जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए वो
पैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, कभी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है मोहम्मद हारिस, कभी हुसैन तलत, और फिर जब क्रंच मैच आता है तो फिर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक तो वो पॉइंट था कि 113 पर 1 से जो ऑल आउट हुए 140 पे, वहां से मैच स्लिप हुआ। दूसरा, जब 20 रन पर भारत के 3 खिलाड़ी, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, सूर्य कुमार यादव को आउट कर लिया, शुभमन गिल को आउट कर लिया, तो वहां से भी फिर मैच जो था वो पाकिस्तान के हाथ में आकर और फिर निकल गया। क्या वजह है? कप्तानी, नाकिस कप्तानी। कप्तान स्लिप ही नहीं रख रहा था, इतना छोटा टारगेट था। कप्तान डर के मारे खुद बॉलिंग करने के लिए नहीं आया जब 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शिवम डुबे और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। कप्तान ने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया इस पूरे टूर्नामेंट में। एशिया कप में मंसूर मोहम्मद नवाज से सिर्फ 12 ओवर्स कराए गए, और आप अंदाजा लगाएं कि माइक हैसन कह रहे थे कि वो दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और फिर उसके अलावा आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हारिस रऊफ जो अग्रेसिव अंदाज से बॉलिंग करते हैं, कभी तो बहुत अच्छी करते हैं और कभी बड़े एक्सपेंसिव साबित होते हैं, उनको आपने लगाया। तो कप्तानी का एक बड़ा अमल दखल था। कप्तान की 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती। ये तो पाकिस्तानी माइक ब्रैडले बन गए। आपको याद होगा इंग्लैंड के माइक ब्रैडले, वो सिर्फ कप्तानी की वजह से खेलते थे, ये तो कप्तानी भी नहीं कर पा रहे। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैं डॉक्टर साहब इसी हवाले से, कप्तान की कारकर्दगी के हवाले से सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मैं वैसे मिर्ज़ा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि मैं अभी अपने वो जो मेरा कप्तान है ना, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया हूँ कि जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए। मैं एक्चुअली चेक कर रहा था तो 72 के 73 रन स्कोर किए हैं इस पूरे एशिया कप के अंदर, और मतलब 10 या 11 की एवरेज ये बनती है 7 मैचों के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया। कप्तान आपके ख्याल में, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में कप्तान को हटाना चाहिए? और साइम अयूब, जाहिर बात है साइम अयूब को हम लोग कह रहे थे कि जनाब ये हमारा अगला टैलेंट है, अगले 10-12 साल का जो है वो, ये हमारा ओपनर जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत बुरी तरह वो भी फेल हुए। दोनों पे आपके कमेंट्स चाहूंगा डॉक्टर साहब। देखें जी, बात बड़ी सिंपल सी है। आराम का मौका तब देंगे आप साइम अयूब को, मंसूर साहब, कि जिस वक्त आपके पास बैकअप्स होंगे। आपके पास यही 20-25 प्लेयर हैं और यही आपके पास बेस्ट प्लेयर्स हैं। आप खुद सोचते हैं योर क्रिकेट एक्चुअली स्टैंड्स। जो हम रोते थे पिछले 8-10 साल के, कर लो कर लो कर लो, पैराडाइम शिफ्ट हो गई, मॉडर्न क्रिकेट ले आओ, स्ट्रक्चर को दोबारा री-इन्फोर्स करो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपने किया नहीं। फिर उसके बाद बुगज आपका ज्यादा होता है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजंस आप लेते हैं। आपने बाबर रिजवान को निकालना था कि वो अपना जो है उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, तो यार उनको आप निकाल देते, बट उनसे उनके जैसे ही उनसे बेहतर तो लेके आते। अब साइम अयूब के साथ ये हुआ है कि ही इज ए फैंटास्टिक गिफ्टेड प्लेयर, पाथवे से आया हुआ है, वनडे में बड़ी परफॉर्मेंस है, बट T20 में उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। तो जब आप री-इन्फोर्स फेलियर्स को करेंगे, जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है अपनी जगह को, उसका फोकस नहीं है, उसकी अटेंशन नहीं है, वो बॉलिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, आउट कर रहा है, वो उसका काम नहीं है जो वो कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए, बट ड्रॉप करके आप किसको लेके आएंगे? तो आपने तो हसन नवाज को बैठा दिया क्योंकि कप्तान को अकोमोडेट करना था भाईजान। तो ये आपके हालात हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपने ये पूछा, सलमान अली आगा किसी भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं है। 82 का उसका स्ट्राइक रेट था जब उसको पाकिस्तान से T20 का डेब्यू कराया। जब कप्तान बन के कोई उसका 111 हुआ है 31-32 मैचों में। इस एशिया कप में तो शायद 82-83 का स्ट्राइक रेट रहा है उसका। उसकी जगह नहीं बनती आपकी T20 में, कि लेट अलोन द कैप्टनसी। उसके आने की वजह से तितर-बितर हो गई। आपको बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ गए, क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर खत्म हो गई। जो प्लेयर्स खेलने चाहिए थे वो नहीं खेले। तो कप्तानी तो बिल्कुल क्या है, उसको प्लेयर भी नहीं होना चाहिए T20 के। गुड क्रिकेटर वनडे, गुड टेस्ट मैच क्रिकेटर, अब रखें। कप्तान कौन बनता है? देखें, आपको स्टॉप गैप में देखना पड़ेगा, क्योंकि शादाब खान फिट नहीं है, खेला नहीं हुआ। तो शादाब भी गन प्लेयर है, ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर ले लें, वो इनसे बेहतर बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। सो आप या तो उसको देखें, अगर वो फिट होता है कप्तान बनाए। अभी 18 मैचेस हैं आपके होम पे, या अगर उसको नहीं आपने खिलाना तो फिर आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएं और स्ट्रांग मैनेजमेंट करें, और माइक हैसन से हाथ जोड़ के कहें कि भाई ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। मिर्जा साहब आपकी राय सर, कप्तान क्या हटाया जाना चाहिए, और अगर हटाया जाना चाहिए तो फिर आपकी नजर में कौन होना चाहिए नया कप्तान? एक तो मैं डॉक्टर नुमान नियाज की इस बात से 100% मुत्तफिक हूं कि ये पाकिस्तान की टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है। मुकम्मल तौर से माइक हैसन ऐसा लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शहर में मुब्तला है। और कल मंसूर आप देख रहे होंगे वो ब्लड प्रेशर का मरीज नजर आ रहा था, जो उसके चेहरे के तासुरात थे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। इन्होंने शाहीन आफरीदी को, चेयरमैन साहब ने आते ही जो है वो न्यूजीलैंड से आया, 5 T20 के बाद कप्तानी से हटा दिया, म्यूजिकल चेयर गेम शुरू कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी गए, बाबर आजम दोबारा आ गए, बाबर
आजम गए, रिजवान के बाद सलमान अली आगा। टीम सेटल नहीं हो पा रही, कोचेज इतने बदले हमने, इतने सिलेक्टर्स बदले। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप है फरवरी में, फिर भारत हमारे ग्रुप में भी है मंसूर, और हमें जो है सिर्फ 4 महीने का वक्त मिला है। एक तो ये बाबर और रिजवान को आप देखिएगा वापस लेकर आएंगे, और दूसरे कप्तान जो है मेरी अपनी नजर में, मैं डॉक्टर साहब से इत्तफाक करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी अ बेस्ट चॉइस, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला कप्तानी का। शादाब ने 3 T20 मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में पाकिस्तान वो सीरीज पहली मर्तबा 2-1 से हारा था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को भी जितवाया है, और वो अब अपनी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो 140, 144, 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनसे बेहतर चॉइस कोई नहीं होगा। नहीं मिर्जा साहब, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये हम आपका क्लिप सेव कर रहे हैं, ये ना हो कल को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें तो फिर आप ये एतराज़ करें कि जनाब देखें अच्छा वाला सेटअप चल रहा था, आपने इसको चेंज करके वापस इसको क्यों ले आए हैं। मैं आपका ये क्लिप कल कुछ लाऊंगा फिर दोबारा। नहीं रखिएगा, लेकिन सेटअप नाकाम हो गया ना, चल कहां से रहा, आप मुझे बताएं ना कि अच्छा भला चल रहा है, ये टीम पस्ती की तरफ गामजन है। आप हार जाते हैं किससे, आप आयरलैंड से हारते हैं, आप यूएसए से। सर लेकिन उसमें फिर ये भी तो वो कहेंगे ना जनाब देखें, फिर भी एशिया कप के फाइनल में तो पहुंची है, श्रीलंका नहीं पहुंची, अफगानिस्तान नहीं पहुंचा, बांग्लादेश नहीं पहुंचा, यूएई नहीं पहुंचा, ओमान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान पहुंचा। आपको फाइनल में पहुंचने वाली टीम से भी एतराज है, लोग कहेंगे ये नहीं। तो कप्तान जो है उसने क्या किया, 72 रन बनाए टोटल, कितने ओवर्स किए कप्तान ने इस एशिया कप में। वो तो आप श्रीलंका से 80 पे 5 पे अगर आपके नीचे वाले बैटिंग नहीं करते आप नहीं जीतते। फिर बांग्लादेश के खिलाफ आप देखें 11 रन से आप जीते, तो आपने क्या बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और दुनिया की अगर आप टॉप की टीमों को देखें मंसूर, के जो टॉप की टीम है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2022 के बाद से पाकिस्तान ने 27 T20 खेले, जिनमें से वो सिर्फ 3 जीता है इन टीमों के खिलाफ, 24 हारा है। तो ये परफॉर्मेंस देखते हुए आप कहते हैं कि इस सेटअप को रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, 2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे। खेल के मैदान में कप्तान की तब्दीली वो तो हमने डिस्कस कर ली, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सियासत के कप्तान के हवाले से भी बात करेंगे। उनकी रिहाई के लिए और उनके हालात की तब्दीली के लिए जलसा भी मुनक्किद किया गया, लेकिन क्या हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ सियासत के मैदान की बात करते हैं। आज से तकरीबन 2 माह पहले इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया था, जिसपे पहले हमें ये खबर मिली कि उसका नुक्ता उरूज जो है वो 5 अगस्त को होगा, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं, ये एक 90 दिन की तहरीक है और इसमें अभी टाइम लगेगा। बहरहाल अब उसी तहरीक का ये हिस्सा था या ये एक सेपरेट जलसा था, लेकिन हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर में एक जलसा मुनक्किद किया गया। लेकिन उस जलसे में जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है, कम से कम उसके हवाले से लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। ये खबरें आई कि जो कारकुन या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स उस जलसे में मौजूद थे, उनकी जानिब से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी की गई, पार्टी की क़यादत के खिलाफ लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। जलसे के इंतजाम कैसे थे उस हवाले से भी जो है वो कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जो है वो खबरें नहीं आई। जलसा गाह का जो चुनाव किया गया उस हवाले से भी कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आई। और आज ये खबरें आई कि अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की बड़ी एक तवील मुलाकात इमरान खान साहब से एकदम हुई है। और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है वो मुनक्किद किया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ से भी आपस में शदीद इख्तलाफात की खबरें उस कैंप से आ रही हैं। तो अगर जलसागाह की ये सूरत हाल हो और जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर भी आपस में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हों, तो वो तहरीक जो 90 दिन के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई को इंश्योर करवाती थी, आखिर उस तहरीक का क्या बनेगा, इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब भी हमें ज्वाइन करें। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूँगा सर, ये जो जलसा मुनक्किद किया गया, कितने मार्क्स देंगे इसको 10 में से, और आपके ख्याल में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जलसा कोई काबिल अमल कोई काम कर सका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और सबसे पहली बात ये कि जो पेशावर की सियासत को जानते हैं या वो पॉलिटिकल जमात जिन्होंने पेशावर में एक्टिविटीज़ की हो, तो ये पेशावर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। इधर बड़े बड़े जो जमातें हैं वो यहाँ पे जाने से घबराती भी हैं और कतराती भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। जो जिस एरिया में हमने जलसा रखा था वो उसकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक है, वरना मैं आपको लेके भी जा सकता हूँ, आप खुद भी नाप लें। तो वो बहुत बड़ी एरिया थी
उसका भर जाना, तमाम रोडों के ऊपर लोगों का निकलना, पुल के ऊपर लोगों की मौजूदगी। मंसूर भाई, इस ग्राउंड में मैं 4 जलसे अटेंड कर चुका हूं, तो अगर आप मुझसे रेटिंग का पूछना चाह रहे हैं तो जो हमारा सबसे बड़ा जलसा इस ग्राउंड में था वो रमज़ान में जब इमरान खान साहब वहाँ गए पेशावर रजीम चेंज के बाद, हमारा पहला जलसा था खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो बहुत बड़ा था। वो मैं आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो 20 लाख 25 लाख जितने भी लोग थे कि वो बहुत बड़ा था। कितने उसके बाद दोबारा उसी कितने लोग उस जलसे की बात कर रहा हूँ 20 से 25 लाख लोग साहब मौजूद थे रजीम चेंज के बाद। 20 से 25 लाख लोग जी, वो बहुत बड़ी तादाद थी। अगर आप वीडियोस देख सकते हैं वो यूट्यूब के ऊपर पड़े होंगे। उसके बाद फिर दोबारा हमने वहां पे जलसा किया तो वो इतना बड़ा नहीं था जितना मैं रमजान के जलसे की बात कर रहा हूं, वो इतना बड़ा नहीं था, उसमें इतने लोग नहीं थे जितने पहले जलसे में थे। और इस दफा जो हमने जलसा किया सैटरडे को, तो ये वो दूसरे जलसे से कई गुना बड़ा था। गो के पहले जलसे से छोटा था, लेकिन हमारे दूसरे जलसे से बहुत बड़ा जलसा था। यानी आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं। शायद साहब आपकी जो बात समझाऊं, तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शायद साहब मैं आपकी जो बात समझाऊं वो ये था कि पहले वाला बड़ा था, दूसरे वाला छोटा था, तीसरे वाला दूसरे वाले से बड़ा था, पहले वाले से छोटा था। यही इसी तरह समझा रहा आपने? जी, मैं ये कह रहा हूं, मतलब अगर उसमें 8-10 लाख लोग थे तो उसमें 3-4-5 लाख लोग थे। अगर उसमें 5 लाख लोग थे तो इसमें 3 लाख लोग थे। जो आप इसको फिर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुर्सियां गिनना, अब ये लोग गिनना, ये ना मेरा काम है ना किसी का काम है। नहीं, लेकिन शायद साहब मौजूद किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, शायद साहब नहीं, एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ मेरी आगाही के लिए, मैं आपके नंबर के साथ चलूंगा। अब हमने फाइनल क्या किया सर, ये जो हफ्ते वाले दिन जलसा हुआ ये कितने लाख लोगों का था? मैं अगर आपको एग्जैजरेटेड फिगर ना दूं, जी तो कोशिश करें। इस जलसे में 3 से 4 लाख तक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 3 से 4 लाख। हमारे जो लोग थे वो सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा मौजूद थे, जो जलसागाह के साथ था। असल में जो ये जलसागाह है ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये बहुत ऐसा बड़ा नहीं कि कोई छोटे लेवल का है, ये मीनार पाकिस्तान से भी शायद बड़ा हो जो जलसे का एरिया है लाहौर में। तो इस ग्राउंड में कोई भी पॉलिटिकल जमात इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती सिवाय तहरीक इंसाफ के। ठीक है सर, ठीक है। इख्तियार वली साहब, ये आपने नंबर सुना सर, 3 से 4 लाख। अगर 3 से 4 लाख आवाम आ गई तो सर उसके बाद तो फिर आपकी हुकूमत कायम नहीं रहनी चाहिए सर। ये तो लाखों की तादाद में लोग फिर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं सर वहां पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। इनफैक्ट मेरे भाई जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रियाजी कमज़ोर है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी कमज़ोर है ये मुझे आज अंदाज़ा हुआ है कि मैथमेटिक्स इनकी कितनी वीक है। सबसे पहले तो हमें ये साइंस बताइए कि आपकी अपनी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि आपने जलसे में टोटल 4000 कुर्सियां लगाई थी, कुछ कम। तब 4000 लोगों को, मतलब 4000 कुर्सियों पर 3 लाख लोगों को बिठाना, वो नजर तो नहीं आ रहे। नहीं, इख्तियार साहब अगर 4000 कुर्सी लगी भी हुई थी तो 2,96,000 खड़े हुए वहां पे, खड़े भी तो हो सकते हैं वहां पे। तो सर अगर 2,96,000 वहां पर सुलेमानी टोपी पहनकर नहीं खड़े थे तो वो तो नजर आने चाहिए। ठीक, लेकिन वहां पर नजर नहीं आ रहे। जहां पर इन्होंने जलसा किया, जो ये जलसे के बाहर जगह बता रहे हैं, वो बाजार है। ठीक, ये दलजाक रोड कहलाता है। ये यहाँ पे 3-4 सड़कों और बाजारों का जंक्शन है। तो क्या अगर आप बाजार के लोगों को शुमार करते हैं तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप जीटी रोड के लोगों को भी शुमार कर लें, आप खैबर बाजार को भी शुमार कर लें, आप किस्सा खानी के लोगों को भी गिनती कर लें, आप फिर सदर बाजार को भी गिनती कर लें, आप यूनिवर्सिटी रोड को भी गिनती कर लें, आप खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे जो खड़ा है, मस्जिदों में खड़े हैं, दरगाहों पे खड़े हैं, बाजारों में खड़े हैं, मंडियों में खड़े हैं, उनको भी गिन ले, मर्जी आपकी है। लेकिन 4000 कुर्सियों पर लाखों लोग कभी नहीं आते। एग्जेजरेटेड फिगर नहीं कोट करना चाहिए। और अगर ये मुझे इस पे अगर एक कमेंट करना दे मंसूर साहब, अगर मैं आपका था, अगर ये क्राउड आपका था तो फिर वो आपको बोतलें ना मारते, वो आपको जूते ना मारते, वो नीचे स्टेज से आपकी तरफ अजीबोगरीब चीजें ना फेंकते और आपके ऊपर जो है वो बोतलें और जूते ना फिर फेंकते। तो ये क्राउड आपका नहीं ये मैं एक इख्तियार साहब ये एक सर एक मिनट नहीं, मैं ये जरा फुटेज जरा दोबारा दिखाइएगा भाई, ये जूते की फुटेज जरा। मैं ये शायद साहब ये क्यों हो रहा है, ये लोग जूते क्यों दिखा रहे थे सर? ये मैं मंसूर भाई एक बात आपको और बता दूं, जल्दी शाहिद भाई,
موازنہ کر لیں. میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے جلسہ کیا تھا پی ڈی ایم کے دور میں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کا جلسہ کیا تھا. اس کی فوٹیج بھی نکلوا لیں اور ان کی فوٹیج بھی دیکھ لیں چلے تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہے. اور 4 فروری 2018 کو ہم نے یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر موٹر وے کے سٹارٹ ہونے پر وہ رنگ جو چوک ہے موٹر وے کا, اس پہ جلسہ کیا تھا. دیٹ از دا ہسٹری اینڈ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا جلسہ کہ جس میں کہتا ہوں کہ ہم نے کیا پوری سیاسی جماعتوں نے اتنا بڑا جلسہ شاید اچھا آپ کے اختیار صاحب آپ کے جلسے میں کتنے لاکھ لوگ تھے سر, آپ بھی بتا دیجئے. سر میں کوئی وہ نہیں ہوں, میں آج کل سیاست میں نہیں, میں 35 سال سے کر رہا ہوں. اس میں تقریباً کوئی 40 سے لے کر 50,000 تک کے لوگ شامل تھے. اس سے زیادہ آپ بھی لاکھوں میں جائیں گے. شاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, شاہد صاحب کی بات سنتے جی. شاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی شاہد صاحب. یہ اگر آپ کا کیمرہ مین میرے یہ ویڈیو زوم کر دے, یہ میں نے اپنے موبائل سے بنائی ہے, جو اگر آپ وہ زوم کر سکے آپ کو نظر آئے. اس میں اگر میں بھی اپنے فون سے سر ایک فوٹیج دکھاؤں گا, میں بھی اگر زوم کرایا تو سر بہت سی خالی کرسیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اس ٹائم میں نے اپنی ہی موبائل سے بنائی میری ویڈیو ہے. اس میں ایک بندہ بھی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہو. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جلسوں میں ہمارے کارکنان جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھتے نہیں ہے. کیوں سر, کیوں نہیں بیٹھتے؟ ویسے فارمیلٹی کے لیے رکھ دیتے ہیں, حالانکہ میں نے منع بھی کیا کہ چیئرز نہ لگائیں, کیونکہ چیئرز کے اوپر کھڑے ہو کے پھر پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو پتا ہے گیسٹ آتے, مہمان آتے, وہ مہمان نوازی کے لیے کرسی. چلے سر, یہ شاہد صاحب اختیار صاحب, یہ سر یہ نمبر گیم سے آگے چلتے ہیں. سر پریکٹیکلی اب گنڈا پور صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے. سر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن تو ظاہری بات ہے آپ نے اگست گزار دیا, ستمبر گزر گیا, ستمبر ختم ہونے والا ہے اور اب سامنے صرف اکتوبر رہ گیا. تو سر یہ 90 دن کے اندر کیا اچیو کیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے پھر آپ لوگوں نے؟ ابھی میں ملاقات کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو میری ملاقات نہیں ہوئی, مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب اور ان کے بیچ کیا گفتگو ہوگی. تو جب ملاقات ہوگی یا پارٹی کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی, وہاں پہ ڈسکس ہوں گی, تو اس کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں اس ملاقات کے حوالے سے کوئی کمنٹ کر سکوں. اور رہی بات بیسیکلی جلسہ, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جلسہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے یا عمران خان صاحب کے ڈائریکشنز کے اوپر جو جلسہ ہم نے کیا بنیادی طور پہ یہ تو ان تمام قوتوں کو پیغام تھا کہ جو میڈیا کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, مقبولیت کے دعوے کرتے ہیں اور پرفارمنس جو ہے میڈیا کے اوپر ان کی نظر آتی ہے. تو عمران خان صاحب بیسیکلی ان تمام قوتوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ جو بھی کر لے, قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور قوم نے ثابت کیا ہفتے کے دن جس تعداد میں جس جذبے کے ساتھ لوگ ادھر آئے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے اپنا فیصلہ جو 8 فروری کو سنایا تھا وہ بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. شاہد صاحب یہ عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بسنے والے. شاہد صاحب یہ مقبول ترین جماعت کے جو کارکن ہیں وہ قیادت کو جوتے کیوں دکھا رہے ہیں سر؟ دیکھیں ابھی جلسے جلوسوں میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی جوتے دکھاتے رہے. جلوسوں میں ایسی چیزیں یہ ہر پولیٹیکل جماعت کے جلسے میں ہوتی ہے. ابھی اتنا بڑا کراؤڈ آیا ہے, اگر لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ ہو اور اس میں 1 2 3 4 5 بندے کوئی چیز کر لیں تو آپ اس کو تمام پوری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہیں جوڑ سکتے. نہیں شاہد صاحب, جلسہ بہت شاہد صاحب آپ مجھے بتائیں, شاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ شاہد صاحب نواز شریف کو چپل نہیں پڑی تھی؟ نہیں وہ شاہد صاحب ایک منٹ, شاہد صاحب نواز شریف کو جو چپل پڑی تھی وہ مسلم لیگ نون کے کارکن نے نہیں ماری تھی. اس لڑکے کا بعد میں پتہ بھی لگ گیا تھا, اس کا تعلق ایک اور سیاسی جماعت سے تھا. آپ کے یہاں پہ جو جوتیاں لہرائی جا رہی ہیں یہ آپ کے اپنی پارٹی کے کارکن ہیں جو غصہ کر رہے ہیں, وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, وہ آپ کے دیگر رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں, یہ آپ کے اپنے پارٹی کے کارکن ہیں. آپ اتنا بڑا کراؤڈ کہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں, تو دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قوم بھی غصہ ہے, ہمارے کارکن میں بھی غصہ پایا جاتا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے, اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے, یا ہمارے جو اور
जेलों के अंदर हैं, एक गुस्सा जरूर पाया जाता है। मैं इस चीज को ना डिनाई करूंगा, ना मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अपने जो मेरी राय है मैं वो इम्पोज करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे कारकुनों में गुस्सा है। वो सिर्फ जलसे के अंदर नहीं, जिधर भी हम जाते हैं हमसे सवाल जरूर होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई कब मुमकिन है, कब बड़ी तहरीक खड़ी करेंगे। इस हवाले से मैं खुद भी ट्वीट कर चुका हूं कि देखिए इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तानी कौम उसको चाहती है। तो जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हमारे कारकुनों का ये प्रेशर रहेगा हमारे ऊपर। इख्तियार साहब, लोगों ने इजाजत दीजिएगा सर। इख्तियार वली साहब, ये अभी तक पार्टी की क़यादत ने, अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ, आप खुद भी एक बड़े पुराने मतलब एक्सपीरियंस सियासी कारकुन हैं, अभी तक तो इस मौजूदा क़यादत ने इस गुस्से को चैनलाइज किया हुआ है, संभाला हुआ है। अगर सर ये क़यादत से भी आगे गुजर गया कि ये क़यादत भी कंट्रोल ना कर सके तो सर आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती इख्तियार साहब? नहीं सर, हमारे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। एक तो मंसूर भाई, मैंने आपके मोबाइल पे और आपके स्टाफ को मैंने जो हमने जलसा किया था मियां नवाज शरीफ का, जहां पे इन्होंने जलसा किया, इससे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर, मैंने उसकी फुटेज आपको भेज दी है। जरा चला दें तो शाहिद भाई को भी पता चले और पाकिस्तानी आवाम को भी पता चले कि बड़ा जलसा क्या होता है। वो चला रहे हैं सर, लड़के चला रहे हैं सर इस वक्त। 3 लाख बड़े होते हैं या 40-50 हजार का मजबूर, वो जरा आप जरा चला दे। एक दूसरा ये है कि इनके कारकुनों के साथ इन्होंने झूठ बोला था। ये जो गुस्सा क्या ये जिक्र कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने यहाँ पर, हम तो यहाँ ग्राउंड लोग हैं, हम तो हल्के की सियासत करते हैं, पूरे सूबे में मैं फिरता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि ये आपने हमें वोट दिया, ये हम पास हो गए और अगले दिन इमरान खान जो है तो वो जेल से बाहर होगा। अब इनके कारकुन इनसे ये पूछते हैं कि तुम लोग पास हो गए हो, आप लोग पास हो गए हो, आप लोग एयर कंडीशन हॉल में बैठे हो, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, स्टैंडिंग कमेटियों में गाड़ियां ले रखी हैं, मरात लिए हो, आपने पार्लियामेंट लॉजेस में कब्जे कर रखे हुए हैं, आप अपने गांव में और अपने हल्के में आते नहीं हो, कोई काम आपसे होता नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो की इस बात का गुस्सा है इख्तियार साहब, आप समझते हैं इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है कारकुनों को? डेफिनेटली के मतलब यानी उनसे झूठ बोला गया है, आपके उनसे झूठ बोला गया कारकुनों से, जिसकी वजह से 30 सेकंड अगर आप दे दें, शायद साहब एक इख्तियार साहब, इस बात का गुस्सा है? मेरे ख्याल में एक झूठ होता है, एक बहुत बड़ा धोखा होता है। तो ये इख्तियार साहब एक बात बताइएगा, ये बहुत बड़ा धोखा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के साथ नहीं हुआ जिन्हें इलेक्शन से पहले बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे? नहीं, वो तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो पार्टी लड़ती है इलेक्शन तो उसका एक प्रोग्राम होता है कि उन्होंने अपना वजीर आजम लॉन्च करना होता है। तो हमारे घर में कोई इतना बड़ा फसाद तो या कोई इतना रिफ्ट तो नहीं थी। नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं तो मरियम नवाज शरीफ, नो हमजा शहबाज शरीफ, मतलब शरीफों की तो हमारे पास पूरी ऑप्शन है ना सर, जेड़ा मर्जी शरीफ ले आओ। मैं बताता हूँ नवाज शरीफ पार्टी के रहबर और कायद। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इख्तियार साहब ये कहेंगे नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ, मैं शहबाज शरीफ नहीं तो मरियम नवाज शरीफ नहीं तो हो सकता है इख्तियार वली, हो सकता है। मैं आप ये कहते थे मैं भी तो चॉइस हूं, मैं भी तो हो सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी चॉइस हो सकता हूं। मेरी बात सुने, मैं अगर चॉइस नहीं हो तो शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी नहीं तो कोई दूसरा। कौन शाहिद खान अब्बासी? वो जो आपकी पार्टी में नहीं है, वही शाहिद खान अब्बासी? डेफिनेटली वो उनका काम है पार्टी छोड़ के जाना है, यहाँ पे टिके रहना। लेकिन जमात ने और एक आपकी पार्टी के सदर होते थे जावेद हाशमी, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। सर ये बड़े ओहदे जिनको बाहर वो शरीफ खानदान से बाहर देते हैं, ये छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अच्छा नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बात बताता हूँ। कुछ तो लोगों को आदत भी पड़ जाती है बड़े ओहदों की, और जब उनको ओहदा नहीं मिलता तो वो फिर पार्टियां छोड़ने पे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर जमातों में नजरियाती लोगों को और ऐसे लोगों को जो मंझे हुए लोग हों, उनको अगर आप ओहदा दें तो शायद वो पार्टी ना छोड़ के जाए। लेकिन अगर कोई छोड़ता है, इख्तियार साहब वो आपकी जमात ने, आपकी हुकूमत ने परवेज खटक साहब को ओहदा दिया तो हुआ है ना सर? सर परवेज खटक साहब जो हैं तो वो इस वक्त आपको पता है कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें तो MKM भी शामिल है, इसमें PTIP भी शामिल है, इसमें ANP भी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है,
MQM भी है, you know that very well. तो परवेज खट्टर के somehow the coalition partner, तो शायद उस वजह से उनको कोई ओहदा दिया गया। ठीक है, That's it. बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, इख्तियार वली साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दोनों सियासी रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुनी, सियासत के मैदान से इतनी ही थी डिस्कशन, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ कानूनी मामला, वहाँ पे भी काफ़ी फायरवर्क्स हो रहे हैं, कुछ उसके बारे में बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब बात करेंगे कुछ अदालती मामला की, जहां आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के केस की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने समाअत हुई। इस अहम केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए जस्टिस तारिक जहांगीर को अदालती उमूर की अंजामदही से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री मनसूख कर दी थी। कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ केस की समाअत कल सिंध हाई कोर्ट में होगी, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी अगले माह 18 अक्टूबर को होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साकिब साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ये कहा जा सकता है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है? जी बिल्कुल मंसूर भाई, ये बड़ा रिलीफ है। उसकी एक वजह है कि 16 सितंबर को जब उनको रोक दिया गया था, तो उसके बाद ये तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इस पे कोई नोटिस लेगी, लेकिन फौरी तो ना हुआ। लेकिन 29 सितंबर मतलब 13-14 दिन ये गुजर चुके। आज जब ये स्टे की इस्तदा की गई थी, तो उस वक्त भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने ये कहा कि ये तो आप पूरा रिलीफ लेके जा रहे हैं, तो बहरहाल उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो डेफिनेटली ये एक जो है वो उनके लिए रिलीफ है, इस सेंस में कि आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, उनका जो ऑर्डर था, जो उन्होंने ऑर्डर किया, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ ओपिनियंस के लोग सहाफ़ियों में भी मौजूद हैं, वकला में भी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी में भी मौजूद हैं, लेकिन ये वाहिद केस है। इस केस को डिफेंड, इस ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए कोई एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। कोई कानूनदान उठा लें जो 26वीं आईनी तरमीम के हक में बात करता हो, जो ट्रांसफर जजेस के हक में बात करता हो। तो इसलिए ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर है इसको मुअत्तल करना ही करना है। तो ये मुअत्तल हुआ है और उनकी बहाली भी, उनको अब केसेस भी अलॉट हो चुके हैं और कल वो सिंगल और डिवीजन बेंचेस में समाअत भी जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि इस मामले को कल नहीं तो एक आध दिन में इसको क्लोज कर देगी। जैसे तैसे हो, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जाती किस तरफ है। साकिब साहब, 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो तलब कर लिया गया है। मौजूदा हालात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुतहरिक होना, ये भी कोई पैगाम हो सकता है? ये जितना वो क्या कहते हैं रौला पड़ गया है ना, कि जब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, फिर सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ख़त्म किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री जब वो मनसूखी का मामला आ गया, फिर वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में अलग, सिंध हाई कोर्ट में अलग, आज सुप्रीम कोर्ट में भी। तो पिछले 10-15 रोज़ से ये जो हिजान है ना, तो इसके पीछे वजह यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव हो और इसका फैसला करे। तो ये एक चीज़ भी अब तय है कि 18 अक्टूबर को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, उसका आएगा सर्कुलर के जरिए या उस पर कोई के एजेंडा क्या होगा। लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन आप उसको कहें या असेसमेंट कहें, वो यही है कि ये मामला अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आएगा। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दोनों सूरतों में इसको डिसाइड करना है, वो जज साहब के हक में हो, उनके खिलाफ हो। इनिशियली जो प्रोसीजर होता है वो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सीनियर 3 जज होता है उसको जो है वो भेजती है, वो अपने उस पर कॉमेंट देते हैं। हमारी इतला के मुताबिक वो कॉमेंट्स पहले ही आ चुके थे कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन अब दोबारा से ये मामला उठा है तो ये अंडर डिस्कशन तो आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर। लेकिन क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर डायरेक्टली उनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील है, तो नेक्स्ट जो जज हैं आई थिंक के चीफ जस्टिस बलोचिस्तान या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उन दोनों में से एक जो है जस्टिस सरफराज डोगर की जगह
اس کیس میں خاص طور پر وہ بیٹھیں گے اور اس کو اسیس کریں گے اس سارے معاملے کو، اور خاص طور پر سپریم جوڈیشل کونسل خود بھی تحقیقات کروا سکتی ہے اس معاملے میں۔ اور ایک چیز اور بڑی جو ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ جج کو کام سے روکنا ہے، کام جاری رکھنا ہے، جج کے خلاف کارروائی ہونی ہے، مس کنڈکٹ پہ نکالا جانا ہے یا نہیں نکالا جانا، ان ساری چیزوں کا جو احاطہ کرنا ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل صرف واحد فورم ہے آرٹیکل 209 کے تحت وہی کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو جسٹس قاضی فائز صاحب ان کے خلاف جب ریفرنس تھا، جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں افتخار محمد چودھری ان کے خلاف ریفرنس تھا، تو وہ دونوں ریفرنسز آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں ریفرنسز اس بنیاد پر اڑے ہیں، ان کو ختم کیا گیا ہے کہ اس میں بدنیتی کا عنصر تھا۔ تو یہ ایلیمنٹ بھی اس میں دیکھا جانا ضروری ہے کہ دیکھا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم پہ کہ کہیں بدنیتی کا عنصر تو نہیں ہے۔ جس طرح یہ جسٹس طارق جہانگیری کہتے ہیں کہ 6 ججز کا خط لکھا، پھر جو ہے مختلف قسم کی آفرز، اس قسم کی باتیں جو ہے انہوں نے کی ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر کراچی یونیورسٹی کے وہ سینڈیکیٹ کے جو ممبر تھے پروفیسر، جن کا ایک انٹرویو سامنے آیا، انہوں نے سینڈیکیٹ کی اس میٹنگ پر بڑے سوالات اٹھائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس تناظر میں سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ سکتی ہے کہ کہیں اس سارے معاملے میں جسٹس طارق جہانگیری کو ٹارگٹ کرنا مقصود تو نہیں تھا، بدنیتی تو نہیں تھی کہ اس کو ٹارگٹ کر کے جو ہے اس کو کر دیا جائے۔ تو ماضی میں 2 جو بڑے ریفرنسز تھے وہ صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ کویش ہوئے ہیں اور اس میں کوئی میرٹس نہیں دیکھے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جو ہے وہ اسپین میں اس قسم کی آپ کو پتہ ہے کوئی پراپرٹیز کا ذکر تھا اور اس قسم کی چیزیں، وہ کوئی چیز نہیں دیکھی گئی، صرف اس بنیاد پر ان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیا گیا۔ پھر دوسری بات کہ ان کے خلاف جو تحقیقات کا فورم ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی کرنی ہے، کوئی ادارہ اس طرح تحقیقات نہیں کر سکتا۔ تو ابھی میرا خیال میں یہ معاملہ طارق جہانگیری صاحب والا اتنا سادہ نہیں ہے کہ جتنا جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن ثاقب صاحب، یہ جب سے معاملہ شروع ہوا ہے تب سے مختلف ججوں کے استعفوں کی باتیں آئیں، اس سلسلے میں بھی خبریں آئیں کہ شاید چند ججز استعفے دے دیں۔ اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ وکلا جو ہے وہ کسی تحریک کے لیے متحرک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وکلا کی جانب سے کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ ایک تو میں آپ کو خبر دے دوں کہ یہ 5 یا 6 جج تھے، اب تو 5 ہو چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کوئی استعفیٰ نہیں آ رہا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی استعفیٰ آ رہا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ سے کوئی استعفیٰ آ رہا ہے۔ اب ایک ایک کر کے ان ججز کو باہر نکال دیا جائے کسی طریقے سے تو وہ ایک الگ بات ہے، ان کے خلاف ریفرنسز ہیں، شکایات ہیں، وہ جس بنیاد پر بھی دیکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن استعفیٰ نہیں آ رہا۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ وکلا تحریک جو ہے وہ ہمیشہ وکلا کی الیکٹڈ باڈیز کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ پچھلے 1 سال میں وکلا جو تحریک ہے یا یہ وکلا کا متحرک نہ ہونے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو گروپ ہے آسما جاگیر یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ جو ہے وہ ان کی میجورٹی ہے، ان کا صدر ان کا ہے، ان کی میجورٹی ہے، تو جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، دوسری جو بڑی باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے، وہاں پہ بھی اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ جو ہے وہ حاوی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیکسٹ 2 منتھ میں پاکستان بار کونسل جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کے الیکشنز ہونے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے ہیں، تو 2 منتھ بہت کروشل ہیں۔ ان 2 ماہ میں ان دونوں بڑی باڈیز میں اگر تو وہ لوگ آگئے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم اس نظام عدلیہ کے حوالے سے اس نظام میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر ان کے گروپس جو ہے وہ دونوں بڑی باڈیز میں آگئے تو پھر تو آپ کو وکلا تحریک بڑی ہی ایکٹیو نظر آئے گی۔ لیکن اگر نہ آئے تو وکلا تحریک اس طرح کی وکلا تحریک ہونا آسان نہیں ہوگا۔ کوشش تو کر رہے ہیں علی احمد قرد، جو حامد خان ہیں، اعتزاز احسن ہے، منیر ملک، سارے 2007 کے وہ بڑے جو نام تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ کراچی بار، لاہور بار، جو بڑی بارز ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں، لیکن ان دونوں جو ملک بھر کی بڑی جو باڈیز ہیں ان کا جب تک کہ وہاں پہ ان کا انفلوئنس نہیں ہوگا تب تک اتنا آسان نہیں ہوگا وکلا تحریک کا جو ہے وہ شروع ہونا۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب، سینئر صحافی ثاقب بشیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو آج سپریم کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے، اس کی تفصیلات سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔